गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस की अपने कोर्स की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि पूर्व के क्लास में आपको बताया गया था कि आगामी कक्षा जब हम लोग चालू करेंगे वह एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षारक और लवण की पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। क्लास 10 का पहला चैप्टर है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण। दूसरा चैप्टर है हमारी किताब का, हमारी केमिस्ट्री की बुक का दूसरा चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे हम लोगों ने कोर्स का डिवीजन किया था उस हिसाब से पढ़ना है हमको। तो हमारे पास टॉपिक में आज है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण में कक्षा 10 के कोर्स में जो है, तो अम्ल, क्षारक और लवण को हमको जानना है। इनकी पहचान कैसे होती है, इनका टेस्ट कैसे होता है। टेस्ट सूचक से, गंध से, इसके बाद इनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, इनकी डेफिनेशंस कैसे होती हैं और इनके यूज क्या हैं, ये हमारे कोर्स में है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो उठाते हैं वो है एसिड्स। अम्ल, अम्ल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जो भी चीजें हम लोग खाते हैं अगर वो चीजें खट्टी होती हैं, खट्टी चीज अगर हम कोई खाते हैं तो कहा जाता है कि अम्लीय है। अगर किसी वस्तु का स्वाद कड़वा है तो ये कहा जाता है कि उसमें क्षारक का गुण पाया जा रहा है, क्षारीय गुण है। लेकिन अगर किसी वस्तु का स्वाद खट्टा है तो ये कहा जाता है कि उसमें जो गुण मिल रहा है वह गुण मिल रहा है अम्ल का। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपने ज्यादा भोजन कर लिया और आपको अपच हो गई, जलन होने लगी आपके पेट में, तो फिर आप इनो या इस तरह का कोई पेय पदार्थ पीते हैं जिसमें क्षार का गुण होता है। होता क्या है कि जब अम्लता ज्यादा हो जाती है तो जब आप ऊपर से क्षार इन्वॉल्व करते हैं तो क्षार अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है और आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो स्वाद से अम्ल और क्षार की जो बात होती है वो ये कहा जाता है कि जो भी वस्तुएं स्वाद में खट्टी होती हैं उनमें अम्ल का गुण पाया जाता है और जो भी वस्तुएं स्वाद में कड़वी होंगी उनमें क्षारक का गुण पाया जाता है। एसिड्स जो अम्ल है आपका, अम्ल मेनली जो अम्ल यूज करते हैं हम लोग उसमें जो हमारा मेन एसिड्स हैं उसमें HCl, HNO3, H2SO4,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपके एक्टिव एसिड्स होते हैं। ये आपके एक्टिव एसिड्स होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। इसके अलावा अम्ल आप यूज करते हैं जैसे नॉन मेटल जो है, अधातु के जो भी ऑक्साइड आप लेते हैं उनका बिहेव अम्ल की तरह होता है। आप कहते हैं कि जो भी अधातु के ऑक्साइड होंगे वो अम्ल की तरह बिहेव करेंगे। अधातु के नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे अधातु के ऑक्साइड प्रायः इनकी प्रकृति अम्लीय मान ली जाती है। एसिटिक एसिड तो ये प्रायः ये एसिड्स होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं रिएक्शंस में और याद करने में। जो हमारे सक्रिय अम्ल हैं, सक्रिय अम्ल में 3 अम्ल हम लोग मेनली याद करते हैं। HCl प्रबल अम्ल, HNO3 ये भी प्रबल अम्ल, H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल। बाकी दुर्बल अम्लों में हम लोग एसिटिक एसिड्स, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं इनका भी बिहेव एज ए एसिड ही होता है। ये भी एसिड्स की तरह ही बिहेव करते हैं, अम्ल की तरह ही व्यवहार करते हैं। आगे देखते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल को अगर हम पानी में घोल देते हैं, अगर हम एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, फिर क्या होता है? अगर एसिड्स है हमारा HCl, इसको हमने घोला वाटर में, पानी में, फिर क्या होगा? फिर होगा क्या कि ये H प्लस आयन निकलेगा, और क्योंकि H प्लस आयन ऐसे स्वतंत्र नहीं रह सकता अकेले, इसलिए ये जल के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा और आपका बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, तो अस्थाई हो जाता है, और Cl माइनस आयन। इसी तरह से जो भी एसिड्स होंगे, अगर उनको आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे, पानी में अगर आप उनको मिलाएंगे, घोलेंगे, तो हाइड्रोनियम आयन, या इसी को हम लोग कह देते हैं H प्लस आयन एक्वस, H प्लस आयन एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय। इस तरह से ये कोई भी एसिड होगा, उसको जब हम जल में घोलते हैं तो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, और हाइड्रोनियम आयन को आप लिख सकते हैं H3O प्लस या H प्लस आयन एक्वस। दूसरा HNO3 अगर आप लेते हो
इसको आप वाटर में डिजोल्व करो, फिर वही बात होगी, आपको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट मूलक। हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट मूलक। ऐसी ही बातें सारे एसिड्स के साथ होंगी। जनरली सारे एसिड्स के साथ ऐसी ही बातें होंगी कि अगर हम एसिड्स को, जो हमारे प्रबल अम्ल हैं, ये इनको जब भी हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, जब भी हम पानी के साथ मिलाएंगे, जल के साथ मिलाएंगे, तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन। यह बात आर्हेनियस ने भी बताई कि अगर आप एसिड्स को का जलीय विलयन लेते हैं, किसी अम्ल का जलीय विलयन लेते हैं, तो आपको हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। आर्हेनियस की भी यह थ्योरी थी। ये तो बात हो गई अम्ल की। अम्ल में किन अम्लों को हमको याद रखना है, और अम्ल की डिफिनेशन जब आर्हेनियस के हिसाब से लेनी है, तो अम्ल को अगर हम वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्षारक की। क्षारक के बारे में जान लेते हैं। वही अगर क्षारक को भी हम वाटर के साथ, किसी क्षार को हम वाटर के साथ मिलाते हैं, तो वो हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन अगर मिलता है तो उसे हम क्षार बोल देंगे कि क्षार है। अब देखो क्षार जनरली होते क्या है, जो हमारे सक्रिय धातु होती है, हमारे पास जो भी सक्रिय धातु है, एक्टिव मेटल, जो भी एक्टिव मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स जो बनेंगे, इनके ऑक्साइड जो बनेंगे और इनके हाइड्रोक्साइड जो बनेंगे, इनके जो हाइड्रोक्साइड बनेंगे, वो सबके सब क्षारक, वो सबके सब क्षारक होंगे। जो भी सक्रिय धातु के ऑक्साइड होंगे या जो भी सक्रिय धातु के हाइड्रोक्साइड बनेंगे, सब क्षारक बनेंगे। एक और आता है अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, अमोनियम मूलक का हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक होता है, ये भी क्षारक होता है। तो क्षारक के लिए हम लोग को जब भी किसी एक्टिव मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, अब तुरंत बोलेंगे ये क्षारक है, ये बेस है। जब भी हमको एक्टिव मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो तुरंत हम कहेंगे कि ये क्षार है, ये क्षारक है, बेस है। और जब भी हम लोगों को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहीं दिख जाएगा, NH4OH दिख जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्षार है, क्षार। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक्टिव मेटल से लेते हैं, उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं।
एक्टिव मेटल्स सोडियम ले लेते हैं, सोडियम एक्टिव मेटल्स है, तो इसका ऑक्साइड अगर बनाना होगा हमको तो Na+ मूलक, Na+1 मूलक सोडियम का होगा, और ऑक्साइड अगर हम इसका बनाएंगे तो O-2 मूलक से इसकी रिएक्शन कराएंगे। अगर हम इसका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो OH-1 से कराएंगे। अब इसके पहले के जो रिवीजन का टॉपिक था उसमें आपको बताया गया था कि रेडिकल से कंपाउंड आप कैसे बना सकते हैं। यहां Na+1 सोडियम एक्टिव मेटल है, +1 चार्ज है, इसका एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल का जब ऑक्साइड बनेगा, मतलब ऑक्साइड बनाने के लिए O-2 ऑक्साइड मूलक लेना पड़ेगा। ऑक्साइड मूलक होता है O-2। इसका हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इसके साथ हाइड्रोक्साइड का मूलक लेना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड मूलक होता है, रेडिकल होता है OH-1। अगर हम लोग इसके ऑक्साइड से कंपाउंड बना रहे हैं तो ये आपका बन रहा है Na2, नाम होगा सोडियम ऑक्साइड। कंपाउंड का नाम भी बताया गया था कि अगर आपको रेडिकल के नाम याद हैं तो आप उनको रख दीजिए, कंपाउंड का नाम हो गया। इसमें सोडियम है और ऑक्साइड है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम ऑक्साइड। दूसरा, अगर हम इन दोनों से मिलाएं, सोडियम और हाइड्रोक्साइड मूलक है, तो इनसे जो कंपाउंड आपका बना वो बना NaOH। ये आपका है एक्टिव मेटल, सक्रिय धातु। सक्रिय धातु का जो भी ऑक्साइड बनेगा वो बेस होगा, और सक्रिय धातु का जो भी हाइड्रोक्साइड बनेगा वो भी बेस होगा। तो इस तरह से अगर आपको कहीं भी सक्रिय धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दिख रहे हैं तो आप उनको बेस बनाएंगे। तो आपको रटना नहीं है कि क्षार क्या होता है, क्षारक क्या होता है, सबको रटना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि बेस आपके हो कौन कौन सकते हैं। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया पोटेशियम। पोटेशियम लिया आपने, सक्रिय धातु आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम आपकी सक्रिय धातु है, तो इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाना है तो इसको मूलक के रूप में लिखेंगे K+1। इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो O-2 से इसका कंपाउंड बनाएंगे, और इसका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो OH-1 से इसका कंपाउंड बनाएंगे। अब ये जब कंपाउंड बनाएंगे तो ये बनेगा K2O पोटेशियम ऑक्साइड, और ये बनेगा आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि पोटेशियम एक्टिव मेटल है, उसका ऑक्साइड है, तो अगर एक्टिव मेटल का ऑक्साइड है तो इसको आप बेस मानेंगे, इट इज बेस, इट इज बेस। और पोटेशियम एक्टिव मेटल है, सक्रिय धातु है, इसका हाइड्रोक्साइड है, इसको भी आप बेस मानेंगे, क्षारक मानेंगे, ये भी आपका क्षारक। इसी तरह से कोई भी एक्टिव मेटल आप ले सकते हैं, Mg+2 ले सकते हैं, Ca+2 ले सकते हैं, Fe+2, Cu+1, Cu+2, Hg+1, Hg+2, Sn+2, कोई भी आप एक्टिव मेटल ले सकते हैं। तो एक्टिव मेटल का ऑक्साइड बनाइए, वो आपका बेस होगा। एक्टिव मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाइए, वो भी आपका बेस होगा। इसके बाद एक आपको हमने बताया कि अमोनियम का हाइड्रोक्साइड है तो आपका बेस होगा ही होगा।
ये एक्टिव मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं सब वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसमें से कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो वो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते वाटर के साथ, डिजॉल्व नहीं होंगे तो वाटर के साथ, तो जो डिजॉल्व नहीं होंगे वो क्षारक होंगे और जो डिजॉल्व हो जाएंगे वो क्षार हो जाएंगे। मतलब जो भी बेस वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएगा वो एल्कलाइड हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। जो भी क्षारक वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएगा वो क्षार हो जाएगा। तो ये तो बातें हो गई क्षार की। आगे की बात लवण की। लवण की बात, लवण के एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। लवण कितने प्रकार के हैं, लवण कहाँ किसे जा रहा है, और कुछ लवण ऐसे हैं जिनके हमको प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो वो सब एक साथ पढ़ेंगे। एसिड्स बेस की सारी चीजें यहाँ पे कंफर्म होनी है। अभी तक तो हम लोगों ने ये सीखा कि अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार कौन कौन हो सकते हैं, स्वाद के अनुसार इनकी पहचान कैसे होती है। तो स्वाद के अनुसार आपने पहचान बताई कि ये स्वाद में होगा खट्टा और ये स्वाद में होगा कड़वा। फिर यहां आपने जो आपके एसिड्स थे, प्रबल एसिड्स तीन, उनको याद किया आपने, और आपने कहा कि धातुओं के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो अम्ल की तरह ही बिहेव करेंगे। एसिटिक एसिड आपने याद कर लिया, क्षारक का आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि अम्ल और क्षार की सूचना कैसे मिलती है, अभिक्रिया में परिवर्तन कैसे हो रहा है, कि अभिक्रिया अम्लीय रूप है तो कोई अम्ल बन रहा है कि क्षार बन रहा है, कैसे बनता है, इसकी सूचना देता है सूचक। ये सूचक क्या होते हैं और ये सूचना कैसे देते हैं, इस बात को हम लोग देखते हैं। सूचक, इंडिकेटर। इंडिकेटर, सूचक। सूचक क्या होता है कि ऐसा एक ऐसे यौगिक एवं उसके विलयन, ऐसे यौगिक एवं उसके विलयन जो अभिक्रिया में अम्लीय या क्षारीय गुण की सूचना देते हैं। बात समझिए, ऐसे यौगिक या उसके विलयन जो अभिक्रिया की अम्लीय या क्षारीय गुण की सूचना देते हैं वो कहलाते हैं सूचक। एनी कंपाउंड एंड इट्स सॉल्यूशन जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में ये बताता है कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी का है या बेसिक प्रॉपर्टी का है, वो कहलाता है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर में आता है आपका लिटमस, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन,
कुछ प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। कुछ फूल होते हैं, कुछ प्राकृतिक फूल भी होते हैं जो भी सूचक का कार्य करते हैं। कुछ प्राकृतिक नेचुरल फ्लावर कुछ होते हैं जो भी सूचक का कार्य करते हैं, जो सूचना देते हैं कि एसिडिक है कोई प्रॉपर्टी की, बेसिक प्रॉपर्टी है कोई। अब एक एक करके देखते हैं कि ये करते क्या है। लिटमस पेपर की बात कर लेते हैं, फिर आगे इन सब की बात कर लेंगे। पहले बात करते हैं लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर किसी विलयन की प्रकृति बताता है, किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन का नेचर बताता है कि वो सॉल्यूशन का नेचर उसका एसिडिक है या बेसिक है। अब होता क्या है कि अगर किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में आप लिटमस पेपर डालें और लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक तो नीला कलर का होता है ब्लू, और एक रेड कलर का होता है लिटमस पेपर लाल कलर का। दो कलर होते हैं इसके। अब हुआ क्या कि अगर आपने सॉल्यूशन कोई है आपके पास, जब आप नीला लिटमस पेपर इसमें डालेंगे तो दो बातें हो सकती हैं, दो बातें यहां से हो सकती हैं। अब दो बातें क्या होंगी, या तो कलर चेंज नहीं होगा, चेंज ही नहीं हुआ इसका कलर, कलर चेंज ही नहीं होगा। पहली बात ये हुई कि आपने नीला लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डाला और इस नीले लिटमस पेपर का कलर ही चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि नीला लिटमस पेपर अगर कलर को चेंज नहीं किया तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वह होगा बेस, वह बेसिक सॉल्यूशन होगा, क्षारीय विलयन होगा। क्षारीय विलयन। अब अगर इसने कलर चेंज किया तो इसका कलर जब चेंज होगा तो रेड हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा तो नीले लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा, लाल लिटमस में हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा। तब जब कलर चेंज हो जाएगा तब ये विलयन जो आपका होगा, यह विलयन होगा अम्लीय एसिडिक विलयन होगा। लिटमस पेपर किसी विलयन का को इस तरह से इंडिकेट करता है। नीला लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर से अगर हमको किसी विलयन की प्रकृति को निकालना है तो नीले लिटमस पेपर को हम उस विलयन में डालेंगे। अगर नीले लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ तो वह विलयन क्षारीय होगा, बेसिक होगा।
लेकिन अगर नीले लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया और ये लाल हो गया, तब वह विलयन हो गया अम्लीय। इसी तरह से रेड का देख लेते हैं। इसी तरह से देखते हैं रेड का। लाल लिटमस पेपर अगर आपने सॉल्यूशन में इन्वॉल्व किया तो सॉल्यूशन का कलर अगर चेंज नहीं हुआ, रंग नहीं बदला, तब तो जो आपका विलयन होगा वो होगा एसिडिक इन नेचर, विलयन होगा अम्लीय। लेकिन अगर इसने कलर चेंज कर दिया, रेड आपने डाला, कलर इसका चेंज हुआ, चेंज हो गया इसका कलर, कलर इसका चेंज हो गया, कलर इसका रेड हो गया, रेड तो है, कलर इसका ब्लू हो गया, ब्लू हो गया, नीला हो गया, तो आप कह देंगे कि जो आपका सॉल्यूशन है वह है क्षारीय। सॉल्यूशन जो आपका है वो क्षारीय है। तो नीला लिटमस पेपर जो होगा वो सॉल्यूशन को कैसे इंडिकेट करेगा, ये आप समझ गए। और लाल लिटमस पेपर सॉल्यूशन को कैसे इंडिकेट करेगा, कैसे सॉल्यूशन के बारे में सूचना देगा कि सॉल्यूशन जो आपका विलयन है वह विलयन एसिडिक इन नेचर है और बेसिक इन नेचर है। तो ये आप समझ। लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिटमस पेपर सूचना कैसे देता है, क्या देता है, ये तो आपने सीख लिया। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है पर्पल कलर का, एक नेचुरल इंडिकेटर है पर्पल कलर का, एक प्राकृतिक सूचक है बैगनी रंग का। तो लिटमस पेपर के बारे में अगर जानते हैं तो पहला ये जानिए कि इसका रंग है बैगनी, पर्पल रंग है इसका। प्राकृतिक सूचक है ये, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, तो प्राकृतिक नेचुरल डाई सॉरी सूचक तो है ही, प्राकृतिक रंजक है ये, डाई जिसको बोलते हैं नेचुरल डाई। तो लिटमस पेपर बैगनी कलर का होता है, प्राकृतिक रंजक होता है, नेचुरल डाई होता है। दो बातें और जाननी है। लिचेन नामक एक पौधा होता है, लिचेन एक प्लांट होता है, लिचेन जिससे ये निकाला जाता है, जिससे बनाया जाता है। लिचेन प्लांट होता है जिससे ये बनता है। और ये जो प्लांट होता है वो थैलोफाइटा समूह का होता है। ये जो लिचेन प्लांट होता है ये थैलोफाइटा समूह का होता है। समूह का होता है।
तो लिटमस पेपर के बारे में ये आप जानिए कि लिटमस पेपर होता क्या है। बैंगनी रंग का एक प्राकृतिक रंजक है, पर्पल कलर का एक नेचुरल डाई है। लिचर नामक पौधे से ये प्राप्त की जाती है। जो ये पौधा है लिचर, ये थैलोपाइटा समूह का पौधा है। अन्य जो प्राकृतिक सूचक हैं उनके बारे में आप जाने, जैसे हल्दी है। हल्दी के बारे में आप ध्यान दिए होंगे कि अगर मान लीजिए आप सब्जी खाते हैं या हल्दी का दाग आपके कपड़े पे लग गया, जब आप उसको धुलते हैं और साबुन लगाते हैं तो वह, जब साबुन रगड़ते हैं उस दाग पे तो वह दाग ऑरेंज कलर का हो जाता है, और जैसे ही उसको फिर पानी में डाल के निकालते हैं फिर वह दाग पीले कलर का हो जाता है। तो वो जो रंग चेंज करता है, रंग जो आपका येलो से ऑरेंज हुआ, तो वह इंडिकेट करता है कि जो साबुन आपने लगाया वह साबुन की जो प्रकृति है वह बेसिक है। वह हल्दी बताती है कि हल्दी, ये आपको सूचना देती है कि हल्दी ने अपना कलर चेंज किया, येलो से वो ऑरेंज हुई जब आपने साबुन लगाया। तो ये सूचना होती है कि वह साबुन जो है जिससे आप साफ कर रहे हैं वो बेसिक नेचर का है, उसकी प्रकृति क्षारीय है। आगे देखते हैं एसिड्स बेस की रिएक्शंस। एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, इस बात की बात अब करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण, इनके रासायनिक गुण धर्मों की चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं कि अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से खुद ही क्रिया कर लेते हैं तो क्या बनता है। अगर एसिड और बेस दोनों खुद क्रिया करें, एसिड और बेस की क्रिया हो, तो फिर क्या होगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि एसिड और बेस खुद क्रिया करें। जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से तब क्या होता है। तो यहां पर सीधा सीधा हमको देखना है कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो एसिड में H+ आयन एक्वस, बेसिक में OH- आयन, ये दोनों मिलेंगे तो जल, इसके बाद बनेगा आपका सॉल्ट। तो यहां बना आपका सॉल्ट और बना आपका वाटर। ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं।
इट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड और बेस खुद क्रिया करें तो क्या होगा? एसिड और बेस खुद क्रिया करेंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इस रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, कोई भी एसिड लेते हैं। एसिड जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी है, HCl पढ़ी है, HNO3 पढ़ी है, H2SO4 पढ़ी है, CH3COOH पढ़ी है, या जो नॉन मेटल हैं उनके जो भी ऑक्साइड हैं सबकी एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हम लोग अपना जो प्रबल अम्ल है उनमें से लेते हैं एक अम्ल। मान लीजिए आपने लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड है। एक बेस से रिएक्शन करानी है, बेस कोई भी ले लीजिए, किसी एक्टिव मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए, किसी एक्टिव मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, या अमोनियम का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। तो मान लीजिए आपने लिया अमोनियम का हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये आपका बेस हो गया। आपने इसकी रिएक्शंस करा दी, आपने इसकी रिएक्शन करा दी। बनना क्या है? बनना है साल्ट और वाटर। साल्ट कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के अलावा जो होगा, जो भी रेडिकल होगा, हाइड्रोजन रेडिकल के अलावा, और यहां हाइड्रोक्सिल रेडिकल के अलावा जो भी रेडिकल होगा, तो यहां देखिए हाइड्रोजन रेडिकल के अलावा है सल्फेट रेडिकल, हाइड्रोजन मूलक के अलावा है सल्फेट SO4। SO4 रेडिकल अगर आपने याद किया होगा तो SO4 रेडिकल का को हम ऐसे लिखते हैं SO4-2, SO4-2। यहां देखें अगर आप हाइड्रोक्सिल को हटा देते हैं तो ये अमोनियम मूलक बन जाता है, आपका अमोनियम रेडिकल बन जाता है। अब अमोनियम रेडिकल का जो फार्मूला बनता है वो बनता है NH4+1। अब रेडिकल से कंपाउंड हम लोग जैसे बनाते थे वैसे इसको बना रहे। ये 1 जाएगा सल्फेट के नीचे और 2 आएगा अमोनियम के नीचे, तो ये हो जाएगा NH4 ट्वाइस SO4 1 को छोड़ देंगे तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NH4 ट्वाइस SO4 प्लस H2O, जल तो आपका बन ही गया वाटर। तो ये है आपका सॉल्ट, ये है वाटर, जल ही जीवन है। इट इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये बताती है कि अगर आपका एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। कैसे बनेगा ये आपको बता दिया गया। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेस की अन्य प्रॉपर्टीज क्या हैं। एसिड जब मेटल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैसी क्रिया होगी, बेस की मेटल से क्रिया होगी तो कैसी क्रिया होगी, एसिड जब कार्बोनेट से क्रिया करेगा, बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड जब सल्फेट से क्रिया करेगा या बाइसल्फेट से क्रिया करेगा तो क्या रिएक्शन देगा, कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या रिएक्शन देगा। धन्यवाद।